बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए अगर आपने एक मर्तबा मेरे सिर्फ इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको सारे फार्मूलाज भी इनमें से मिल जाएंगे, तमाम तर प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस की। रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर होता है, और ये जो रिग्रेशन लाइन हमारे पास होती है ये दो तरह की होती है, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन, लेकिन आपका सारा फोकस होना चाहिए वाई ऑन एक्स के ऊपर। तो एक्स ऑन वाई उसका बिल्कुल उलट है। किस तरह से कि अगर हम लोग मैथमेटिक्स में देखें ना, तो हम लोग x को एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को एज डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x से यही मुराद है कि y एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन ये रिलेशनशिप चेंज हो जाता है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बन जाता है और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बन जाते हैं। तो वहां पर रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई फाइंड करनी पड़ती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं दिया करता हूं कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं और हमारे पेरेंट्स छोटे हो जाते हैं, बुजुर्गी की हालत में चले जाते हैं, उस सिचुएशन में वो हम पे डिपेंड कर रहे होते हैं और हम लोग इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं। ऑल राइट। तो देखो रिलेशनशिप सेम रहेगा, मीन्स दैट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बेटा कोरिलेशन आर की वैल्यू सेम रहेगी, जबकि रिग्रेशन लाइन चेंज हो चुकी होगी। मतलब जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने हमारे लिए की हम उनके लिए नहीं कर पाएंगे। अब रिलेशनशिप सेम है, डिपेंडेंसी चेंज हो चुकी है, लेकिन हम एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए रिग्रेशन लाइन सेम नहीं रहती, रिग्रेशन लाइन चेंज हो जाना होता है। तो क्वेश्चन में मोस्टली आपको बता दिया जाता है कि रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स है या एक्स ऑन वाई है। रिग्रेशन का जो पर्पस होता है वो बेसिकली एक किस्म की एस्टिमेशन होता है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करना होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसा कि मैंने ये मोबाइल फोन परचेज किया, तो हम लोग एक एस्टिमेट करें कि 1 साल के बाद इसको सेल करें तो कितने में सेल होगा, 2 साल के बाद सेल करें तो कितने में सेल होगा, 3 साल के बाद करें तो कितने में सेल होगा। तो ये हर साल के एंड पर वैल्यूज की एक एस्टिमेशन है। मैं आप जाते हो बाइक को रिपेयर करवाने के लिए और वहां अपने मैकेनिक से खड़े खड़े पूछते हो कि यार ये अगर मैं सेल करने के लिए जाऊं तो कितने में सेल होगी, वो कहेगा 70,000 में सेल हो जाएगी। आप उसे कहो निकाल 70,000, क्योंकि यार मैंने ये कहा है कि इतने में सेल हो जाएगी, ये नहीं कहा कि मैंने इतने में लेनी है। एक एस्टिमेटेड वैल्यू कि इन केस आप मार्केट में जाएं, सेल करने जाएं और बाइक की डिमांड करें तो 70,000 करना। हाँ आपको कम वैल्यू भी मिल सकती है, मार्केट ज्यादा अच्छी हुई तो ज्यादा वैल्यू भी मिल सकती है, एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस पॉसिबल है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब जब आप ये रिग्रेशन लाइन बनाते हैं y ऑन x, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी ऑफ x। तो आपने इसी के ऊपर फोकस करना है, तो बाकी x ऑन y ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। अब अगर यहां पर देखें, भाई एज सच जरूरत पढ़ भी सकती है आपको इनकी, नहीं भी पढ़ सकती, लेकिन आपको फार्मूलाज का पता होना चाहिए। अब यहां पर अगर गौर करें ना, तो मैंने लिखा हुआ है वाई कैप। बेटा वाई से मुराद एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वाई गिवन इन द डाटा, जिसकी बेसिस पर हमने एस्टिमेशन करनी होती है। देखें एस्टिमेशन के लिए पास्ट एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। वो जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, वो आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं एक्स एंड वाई की, वो एक्चुअल वैल्यूज हैं। और हमने कहा कि हमने एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू को वाई कैप से डिनोट किया जाता है। यहां पे मॉड नहीं है इससे मुराद, यहां पर इससे मुराद है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपसे कहा जाता है कि भाई आप रिग्रेशन लाइन फाइंड करके दें, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको डाटा दे देता है एक्स एंड वाई, बता देता है एक्स ये है वाई ये है,
और आपसे कहता है एस्टिमेट, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख देगा, और जब भी वो आपसे किसी भी वेरिएबल की एस्टिमेशन करवाए, समझ लेना वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस वेरिएबल की एस्टिमेशन करवाए वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसकी बेसिस पर एस्टिमेशन करवाए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आप जिसकी एस्टिमेशन कर रहे हो आपने उसको y कंसीडर करना है, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो कि इस वैल्यू पर इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, वो आपके पास आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखें, अगर हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड करनी हो तो a की वैल्यू यही इसी इक्वेशन से ही फाइंड हो जाती है हमारे पास। क्या आप लोग देखें इस इक्वेशन में ये a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसा नहीं बन रहा जैसे a इज इक्वल टू वाई माइनस बी ऑफ एक्स, ऐसे ही है ना? अब देखिए इस तरह से आप कभी फार्मूलाज नहीं भूलोगे, लेकिन बेटा मेरे पास तो x की बहुत सारी वैल्यूज हैं, कौन से वाली? मेरे पास तो y की भी काफी सारी वैल्यूज हैं, कौन से वाली इधर पुट करो? क्या हर वैल्यू के लिए अलग अलग देखो तो एक ही तो हजारों वैल्यूज आ जाएंगी, तो इक्वेशन में कौन सी लिखूं? तो कहा गया है कि इन वेरिएबल्स की एवरेज। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। और यही फार्मूला फिर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, समीशन y बाई एन माइनस बी समीशन x बाय एन। तो इसमें कंफ्यूज होने की ऐसा जरूरत नहीं है। आई होप कि आप इजीली फाइंड कर लेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखें भाई, रिग्रेशन लाइन बनाने के लिए आपको एक तो ए की वैल्यू चाहिए थी, और दूसरी ए की वैल्यू यहां से आएगी। तो बेटा ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही बी चाहिए, और इक्वेशन के लिए भी बी चाहिए, इसके बगैर फाइंड नहीं होनी। तो सबसे पहले बी फाइंड किया जाता है, और जो बी है वो कहलाता है हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट। अच्छा इसकी वैल्यू अलग से भी आपसे पूछ सकता है, क्या मुझे ये डाटा है रिग्रेशन कोफिशिएंट बताओ? ऐसा भी हो सकता है ये डाटा है मुझे रिग्रेशन लाइन बताओ। तो एमसीक्यूज में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जब आपने फाइंड करना हो बी की वैल्यू y ऑन x, तो भाई इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला कि आपने याद रखना है, कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x। कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x। अब बेटा बेसिकली वेरियंस ऑफ x चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ चुके हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरियंस ऑफ एक्स से क्या मुराद है भाई? आपके पास अब दो वेरिएबल्स हैं, अब सिंगल वेरिएबल नहीं है, एक्स एंड वाई। अब आप एक्स का अलग से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, वाई का अलग से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। तो कहता है वाई का वेरिएंस नहीं, एक्स का वेरिएंस। ऑल राइट। और न्यूमरेटर देखिए, अब देखिए एक्स का वेरिएंस, भाई ये तो पुरानी स्टोरी आपके पास हो गई। न्यूमरेटर कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ये एक न्यू चीज है आप लोगों के लिए जो इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ी। तो अगर हम लोग इसको जरा फार्मूले की सेंस में लिखें तो बेटा वेरियंस ऑफ एक्स को एस स्टैंडर्ड डेविएशन, एस का स्क्वायर वेरियंस, ऐसे ही था ना? तो डिनोमिनेटर देखें एस स्क्वायर एक्स, ये वेरियंस ऑफ एक्स बन गया। कोवेरियंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल एस और साथ में एक्स एंड वाई, तो इसको पढ़ा जाता है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये वेरियंस ऑफ एक्स ये पुराने तरीके हैं, मैंने आपसे कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के ऊपर अगर अंडर रूट ना लगाओ तो वो वेरियंस का फार्मूला बन जाता है। तो वो क्या बनेगा पहला फार्मूला? समीशन, ये हम लोगों ने कहा था द एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या कहते रहते हैं? द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। लेकिन वेरियंस के लिए उस स्क्वायर रूट का वर्ड नहीं लगाना। The average of sum of square deviation from mean is called variance। और इस फार्मूले को ओपन करें तो समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन होल स्क्वायर। समीशन एक्स बाय एन को मीन की वैल्यू से भी आप लोग रिप्लेस कर सकते हो। इस फार्मूले में कोई इशू है? और ये तो कैलकुलेटर से भी फाइंड करना सीख लिया था, ऐसा ही था ना? लेकिन कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का क्या फार्मूला बनेगा? देखिए भाई, अब
इसमें एक्स और वाई दोनों का कंबाइंड एक किस्म का वेरिएंस आ रहा है। तो आप लोगों ने देखिए, पहला फार्मूला इसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। ये आपके पास मिलेगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय एन की जगह पर एन आ जाएगा। ऑल राइट। और जब इसको ओपन करते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास देखिए, एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, समीशन एक्स वाई बाय एन, फिर माइनस ये एक्स बार मतलब कि समीशन एक्स बाय एन एंड वाई बार समीशन वाई बाय एन, और इनको इनके मीन की वैल्यू से अलग अलग कर दो। ओके ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। तो ये फार्मूलाज है हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई के। ये शीट आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोगों ने इन फार्मूलाज को जरा अच्छे तरीके से देख लेना है। ऑल राइट। अच्छा, एक नज़र अच्छे से देखोगे तो इंशाल्लाह ये बेटा दो दो नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। तो मतलब आप लोगों ने इसको ज़रा सीरियस नोट पे देखना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे रेलिवेंट जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ पे अगर ये फार्मूलाज ना आते हो तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इस वजह से आपने इनको ज़रूर देखने हैं। अब देखें, आपने यहां से कोवेरियंस फाइंड किया, यहां से वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड किया, फार्मूले में पुट किया, बी की वैल्यू आ जाएगी। यही बी की वैल्यू आप लोगों ने ए के फार्मूले में पुट की, तो यहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, और आपके पास रिग्रेशन लाइन कंप्लीट हो जाएगी। किसी को कोई इशू, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो? हाँ चले, अब नेक्स्ट सुनिएगा। अब अगर यहीं तक मैं एक्स ऑन वाई को भी डिस्कस कर लूं, तो बेटा एक्स ऑन वाई की रिग्रेशन लाइन क्या बनेगी? अब देखिए, अब जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो एक्स है, और एस्टिमेशन हमेशा एक्स की करनी, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की करनी है। तो अब यहां पर बन जाएगा एक्स क्या इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ वाई। ऑलराइट। अच्छा, इसको ए बी भी लिख सकते हैं, सी डी भी लिख सकते हैं, डिपेंड है तो कांस्टेंट नंबर से, तो ये बात डिपेंड करता है। यहाँ पर सी की वही इंपॉर्टेंस है जो वाई ऑन एक्स में ए की इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर डी की वही इंपॉर्टेंस है जो वाई ऑन एक्स में बी की इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर इसको भी रिग्रेशन कोफिशिएंट कहा जाता है, डी को। लेकिन सिर्फ बात क्या है कि अब आपने एक रूल बना लेना है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट बी ही है, लेकिन अगर वाई ऑन एक्स वाला है तो उसके साथ वाई एक्स लिख देंगे, अगर अगर एक्स ऑन वाई वाला है तो बी एक्स वाई लिख देंगे। ये बात समझ आ गई? ये मैंने ऐसा किया हुआ है। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अब अगर यहां पर सी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, एक्स बार माइनस डी वाई बार। अब यहां पर डी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो सेम ऐसे ही कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, मजे की बात इस फार्मूलाज में ये है कि भाई न्यूमरेटर सेम है, चाहे रिग्रेशन कोफिशिएंट है चाहे कोरिलेशन कोफिशिएंट है, न्यूमरेटर सेम है। जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ डिनोमिनेटर में है। अच्छा, अगर मैं अभी रिग्रेशन की बात करूं, अभी कोरिलेशन पे ना जाऊं, तो वो डिफरेंस भी ऐसा आप लोगों को याद रह जाना है। आपने हमेशा याद रखनी है ये बात कि डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बस इतनी सी बात याद रखनी, आपको सारे फार्मूला याद रहेंगे। अब वाई ऑन एक्स में देखें, इंडिपेंडेंट कौन था? वाई ऑन एक्स में इंडिपेंडेंट कौन था? तो वेरिएंस ऑफ एक्स है। और एक्स ऑन वाई में इंडिपेंडेंट कौन है? तो वेरिएंस ऑफ वाई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने एस्टिमेट करना है डिपेंडेंट को, तो डिपेंडेंट उस पर डिपेंड कर रहा है, तो आपने उसको डिनोमिनेटर में। बात समझ आ गई? अब आपको ये बात कभी नहीं भूलने वाली, और न्यूमरेटर सेम है। तो अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ वाई। अब वेरिएंस के, अब देखो यार, वेरिएंस ऑफ वाई करना है तो जहां जहां एक्स मौजूद था वो उसको रिप्लेस कर देगा, किसके साथ? वाई की वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देगा। उसके अलावा फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। तो मतलब एज सच आपको अलग से इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, इतनी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोवेरिएंस न्यूमरेटर सेम था तो उसके फार्मूलाज आपके पास सेम सेम रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ना बी की वैल्यू मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए आप लोगों को कुछ ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ जाती हैं, कि दो दो फार्मूलाज आपको यूज करने पड़ जाते हैं, जो कि आप इन फ्यूचर नहीं करेंगे। और आपने याद रखनी है ये वाले फार्मूला, और आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे
उसमें आप देखेंगे जो डाटा गिवन होगा वो इसी टाइप का होगा, और इनमें आकर वैल्यूज पुट करके आप लोग उसे बता सकते हैं कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट की क्या वैल्यू। अब देखिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट में हम लोग, मैं बस चले आपको एक फार्मूला जरा ड्राइव करना बता दूं कि देखें बेटा, हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई को, इसको डिवाइड कर देना है किसके साथ, वेरियंस ऑफ एक्स के साथ, ऐसे ही है ना। और वेरियंस ऑफ एक्स क्या है, समीशन डिवाइडेड बाय, किसी को एतराज। अच्छा, आपको याद है कि अगर इस डिवीजन के साइन को हम लोग जरा चेंज कर दें मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ, तो इसके बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। तो क्या मैं इसको यूं लिख लूं, मल्टीप्लाइड बाय एन बाय समीशन एक्स माइनस एक्स बार का, तो बेटा एन से एन कैंसल। अब देखो बी की क्या वैल्यू बन जाएगी, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये लो, ये फार्मूला बन गया। कोई इशू। अच्छा, अब बेटा क्वेश्चन में बताएं क्या होता है। इससे पहले वाले अगर फार्मूला यूज करते बी की वैल्यू वहां से भी आ जाती, लेकिन आपको पता है उसके लिए एन का होना जरूरी था। क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता है, वो सिर्फ चेक कर रहा होता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आपको बता देते हैं समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 100 एंड समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बच्चा परेशान होता है कि यार इनको डिवाइडेड बाय एन करूंगा तो मेरे पास चीजें आएंगी। हालांकि ये वाहिद फार्मूला है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आपने सिंपली 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10 पी की वैल्यू लिखते हैं। गॉट इट। ये वो वाहिद फार्मूला है जिसमें आपको एन की वैल्यू का पता होना जरूरी नहीं, आप तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जितने फार्मूलाज हैं हर फार्मूले में एन का होना जरूरी था। गॉट इट। अब अगर इसको कंबाइन ना करते आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो इशू कर लेंगे अब। अच्छा अब देखें, अब बेटा अगर हम लोग इनको, इन फार्मूला, ये देखिए ये वो फार्मूला है, ये बड़ा जालिम फार्मूला है। ये ऐसा फार्मूला है जिसकी वैल्यूज को आपने कभी भी खुद से डिटरमिन नहीं करना जब तक कि वो खुद ना हो। मतलब ये फार्मूला उस टाइम पे यूज करना है जब वो आपको इसकी वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू बताए, सिर्फ उस टाइम पे यूज करना है। अदरवाइज ये फार्मूला नहीं यूज करना। बात क्लियर है। क्या करेगा, आपको ना समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स वाई, समीशन वाई का स्क्वायर, समीशन एक्स का स्क्वायर, एन की वैल्यू, इस किस्म का डाटा प्रोवाइड करेगा। और आपसे कहेगा रिग्रेशन लाइन बनाओ, या आपसे कहेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट बताओ, या आपसे कहेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताओ। तब आपको नीचे वाले दोनों फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और ज्यादातर कोशिश करें कि सेकंड नंबर वाला फार्मूला यूज करें। अब सेकंड नंबर वाला ये भी बेसिकली ड्राइव करके ही आता है, लेकिन यहाँ पे अब डेरिवेशन की जरूरत नहीं है कि फार्मूला बना कैसे है। लेकिन सेकंड वाला फार्मूला आपने कैसे करना है, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाइड बाय समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल। ओके। अच्छा अब बेटा न्यूमरेटर का स्टार्ट एन से तो डिनोमिनेटर का स्टार्ट भी एन से, ये बात क्लियर। दूसरी बात, सामने अगर देखें तो समीशन एक्स मल्टीप्लाइड बाय समीशन वाई, आपने देखा कि आप फार्मूलाज में समीशन एक्स बाय एन को मीन की वैल्यू से भी रिप्लेस कर रहे थे। इन केस अगर आपके पास समीशन एक्स समीशन वाई नहीं है, समीशन एक्स वाई है लेकिन समीशन एक्स एंड समीशन वाई नहीं है और मीन की वैल्यूज हैं, तो आपको थर्ड फार्मूले पे मूव करना पड़ेगा। अब इसको याद कैसे रखना है, बस आपने ये याद रखना है कि एन ने स्टार्ट में आना है अगर सेकेंड फार्मूला है, और माइनस के बाद समीशन एक्स समीशन वाई जाएंगे। और मेरे पास अगर मीन वैल्यूज हैं तो बेटा आपने ये पढ़ा हुआ है कि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाय एन। तो अगर यहां पर देखें समीशन एक्स फाइंड करना हो तो फार्मूला, तो समीशन एक्स को अगर मैं रिप्लेस करूं तो किससे रिप्लेस करूं। क्या आपको ये बात समझ आई है।
तो जब नीचे वाले फार्मूले में हम लोग जाते हैं तो हम लोग एन अगर बाद में आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी बाद में आएगा, तो आप लोगों ने यहां पे लिखना है समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार। ऑलराइट, ये बात थोड़ी सी समझ बूझ से फार्मूलाज को देखेंगे तो ये आप लोगों को याद हो जाए। ये जो फार्मूला थे ये थे रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, और अगर यही x ऑन y के हैं तो न्यूमरेटर सबके सेम है, फर्क कैसे डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या फर्क है, x की जगह पे y आ जाएगा। ओके, तो बाकी फार्मूलाज आपको इजीली याद हो जाएंगे, कोई इशू। जाके क्वेश्चंस की जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना इन फार्मूलाज वगैरह से, या अभी अभी और बहुत कुछ बताना बाकी है, तो इंशाल्लाह एट द एंड आप लोगों को ये चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो चुका होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मतलब मैं ये चाहता हूँ आप अपने आप को रिस्क पे ना डाल के जाओ। जब यहाँ पर आप लोग आ गए हैं, आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो लानी बात है आपको कुछ सीख के जाना चाहिए। अब देखें बेटा, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जो मैंने यहीं पे डिस्कस की हुई हैं। हमेशा याद रखना कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x इज नॉट इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y। वैल्यूज के हिसाब से कभी भी इक्वल नहीं होंगे। मतलब मैंने आपसे पहले भी ये बात बताई थी कि बेटा जो सेक्रीफाइसेस हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किए ना, हम वैसे नहीं कर पाएंगे। ओके, इस वजह से इक्वल नहीं हो सकती वैल्यू। लेकिन ये तो आपने ऐसी टून लगाई होती कि कब्र से मुर्दे भी उठ के बैठ जाए, भाई क्या हो गए हैं, खैरियत तो है। आप जैसे लोगों को तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, और पहली तोप के आगे आपको रखना चाहिए, और बाकी 20 तोपे सेव करके रख दो, बाद में काम आएंगी, क्योंकि जिसको सलामी देनी है वो ही नहीं बचा। सबको जगा के रख दिया, अच्छे भले सो रहे थे, फिर इंसान टून ही अच्छी लगा लेता है, फिर झूम उठते हम सारे। आपकी टून की सिलेक्शन ही ऐसी है, पता नहीं किसने लगा दी। अच्छा, वैल्यू सेम नहीं होगी, लेकिन साइन हमेशा सेम होगी। ऑलराइट, क्या अगर पहला पॉजिटिव है ना, दूसरे ने पॉजिटिव है, पहला नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, साइन हमेशा सेम होंगे, वैल्यूज इक्वल नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट लेकर आऊं, तो ये बेसिकली रिग्रेशन लाइन का स्लोप है। ये जो रिग्रेशन लाइन है ना, ये हम लोगों ने देखें y इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ एक्स, इस तरह से लिखी हुई है ना। आपको नहीं लगता जैसे हम लोगों ने मैथमेटिक्स के चैप्टर्स में पढ़ा था y इज इक्वल टू वही सी प्लस एम एक्स प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाता था। तो बेसिकली ये जो b है ना, जिसे यहां पर हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट कह रहे हैं, लेकिन ये रिग्रेशन लाइन का स्लोप है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, अब बात सुनिएगा बेटा, जब दो रिग्रेशन लाइन मेरे पास आ गई हैं और दोनों रिग्रेशन लाइंस में स्लोप की वैल्यूज हम लोगों ने कहा कि ये इक्वल नहीं होंगी, तो बेटा ये दोनों रिग्रेशन लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती। दोनों रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं, क्योंकि स्लोप इक्वल नहीं है। उसने कहा है कि स्लोप डिफरेंट है, तो पैरेलल नहीं हो सकती। दूसरी बात, परपेंडिकुलर के लिए आपने कहा था कि दो लाइंस परपेंडिकुलर उस टाइम पर होती हैं जब उनके स्लोप रेसिप्रोकल और इनवर्स हो। बेटा ये इनवर्स भी नहीं है, क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं। तो दो रिग्रेशन लाइन कभी परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकती। ऑल राइट, और आई होप कि आपको इसके पीछे की सेंस का पता चल गया होगा। क्लियर, तो अब वो नॉन सेंस तो नहीं रही ना। जी। नेक्स्ट बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट नेम्स यूज किए किए जाते हैं, जिनको हम लोग एस्टिमेटेड
प्रीडिक्टेड या रिग्रेशन कहते हैं। इसी तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिफरेंट नेम यूज कर सकते हैं। तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एस्टिमेटेड है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस्टिमेटर बन जाता है। मतलब ईडी एंड पे आ जाए तो डिपेंडेंट, ओ और आ जाए तो इंडिपेंडेंट। अब वो अगर प्रीडिक्टेड है तो ये प्रीडिक्टर बन जाता है, वो अगर रिग्रेसेंट है तो ये रिग्रेसर बन जाता है। क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखें, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और इससे रेलिवेंट बड़े कमाल के क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब आपने खुद बता दिया कि भाई आपने कहा कि जो रिग्रेशन लाइन है वो पैरेलल नहीं है, इट मींस दैट इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसा ही है ना? फिर आपने ये भी कह दिया कि 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन इंटरसेक्ट तो कर रही है ना। कहता अब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो। इट मींस दैट कि पहले मैं रिग्रेशन लाइन फाइंड करूं, फिर जाके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लूं। वो ऐसे ही है ना जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जाकर सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लेकिन हमेशा याद रखना कि जो आपके पास दो वेरिएबल्स है ना, एक्स एंड वाई, उन दोनों के मीन की वैल्यूज रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जो दो वेरिएबल्स हैं जिनकी मदद से आप लोग रिग्रेशन लाइंस बना रहे हैं, उन दोनों वेरिएबल्स के मीन की वैल्यूज आप लोगों का नहीं, आप लोगों की रिग्रेशन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ऑलराइट, ये बड़ी बेहतरीन प्रॉपर्टी है। अब देखें, रिग्रेशन लाइंस y on x and x on y intersect at their mean values, means that the point of intersection is x bar y। अब बेटा अगर दो रिग्रेशन लाइंस दे दें और आपसे कहें कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएं, तो वो तो सिंपल सी आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, कैलकुलेटर में पुट करें तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, कर लोगे फाइंड। ऐसे नहीं पूछा जाता फिर, क्योंकि इतने जीनियस आप लोग, तो फिर आपको आई क्या एग्जाम देने की क्या जरूरत है। तो वो क्या करता है, आपसे कहता है कि भाई ये लो रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ये लो रिग्रेशन लाइन x ऑन y, दो रिग्रेशन लाइन आपको दे देता है और आपसे सिंपल सी बात करता है कि यार बताना कि मेरे पास मीन वैल्यू ऑफ x क्या होगी, मीन वैल्यू ऑफ y क्या होगी। मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वर्ड नहीं यूज करता, वो कहता है मीन वैल्यू ऑफ x या मीन वैल्यू ऑफ y क्या होगी। तो जिसको इस प्रॉपर्टी का पता हो उसने एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। उन्होंने दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और जो x की वैल्यू होगी वो मीन वैल्यू ऑफ x है, जो y की वैल्यू होगी वो मीन वैल्यू ऑफ y है। बात समझ तो नहीं आई ना? अच्छा, अब दूसरी तरह का क्वेश्चन, क्या आपको ना भाई साहब x और y का डाटा प्रोवाइड कर देता है, कहता है x एंड y की ये वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, और सिंपल से बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन करता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y। बच्चा बैठ जाता है, पहले रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड करता है, फिर रिग्रेशन लाइन x ऑन y फाइंड करता है, और फिर जाके दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करता है, और 10 मिनट बाद कहता है शुक्र है आंसर मैच नहीं किया, इतना टाइम लगाने के बाद भी। तो बेसिकली आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब उसने आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है तो भाई एक्स के डाटा की जाके एवरेज वैल्यू फाइंड करो, वाई के डाटा की एवरेज वैल्यू फाइंड करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, रिग्रेशन लाइन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। कैसा, बात क्लियर हो गई? अच्छा, और प्रॉपर्टी देखिए भाई, कैलकुलेशन से ज्यादा प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, और इस पेज के ऊपर ना हर चीज लिखी हुई है, आपके सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। अच्छा, अब बेटा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आप लोगों ने कहा था कि भाई हमारे पास समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 एंड समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम। पढ़ा था आपको? तो याद है यार, क्या बात है, आपको याद है और क्या बात है। अच्छा, अब देखें, यही प्रॉपर्टी हमारे इस चैप्टर का पार्ट बन जाती है, चैप्टर नंबर 10 का। लेकिन यहां पर हम लोगों ने जो डेविएशन फाइंड करनी है ना,
वो मीन वैल्यू से नहीं करनी। अब जो डेविएशन फाइंड करनी है वो हम लोगों ने एक्चुअल वैल्यू की डेविएशन उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू के साथ करनी है। एक्चुअल वैल्यू की डेविएशन उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू के साथ करनी है। तो बेटा आपने पहले ये देखना है कि एस्टिमेटेड वैल्यू है कौन सी। तो ये क्वेश्चन दिखने में जितना सिंपल है ना उतना ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने भाई माशाल्लाह एग्जामिनेशन हॉल में एक सस्ती सी भंग पी के बैठे हुए होते हैं, जिन्हें जरा नहीं पता होता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। उन्हें क्या पता है नीचे ये ऑप्शन है ये ठीक होता है, डन, मूव टू नेक्स्ट, क्वेश्चन गलत। अब आपने ये बात गौर से देखनी है कि जो उसने प्रॉपर्टी पूछी है चैप्टर नंबर 8 से पूछी है या 10 से पूछी है। और अगर 10 से पूछी है तो y ऑन x के लिए पूछी है या x ऑन y के लिए पूछी है। ऑलराइट, दोनों के लिए आंसर चेंज हो जाती है, जबकि सॉल्यूशन सबके सेम और ठीक है, लेकिन आंसर चेंज है। अब मसला क्या पे आता है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज ट्रू रिगार्डिंग द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अब वो जो ऑप्शन देता है, सपोज एक ये दे देता है, एक ये दे देता है, एक ये दे देता है, एक ये दे देता है। अब अगर यहां पे देखा जाए तो बातें तो सारी ठीक है, ओके, लेकिन जैसे उसने कहा कि रिग्रेशन लाइन, हमने कहा भाई तू तो छुट्टी कर, क्लियर। अब ये तीनों रिग्रेशन लाइन से रेलिवेंट है। अब उसने कहा था रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो हम लोगों ने सिर्फ इसको टिक करना था, इन दोनों की छुट्टी करवानी थी क्योंकि ये x ऑन y की प्रॉपर्टीज थी। ऑल राइट, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बातें सारी ठीक होंगी, लेकिन से उस टाइम पे देखना है कि कौन से पॉइंट पर किसने ठीक होना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें ना, तो बेटा आपने एक्चुअल वैल्यूज की डेविएशन देखनी है एस्टिमेटेड वैल्यू के साथ। अब अगर रिग्रेशन लाइन है y ऑन x, तो y ऑन x में एस्टिमेटेड वैल्यू y कैप होती है, तो इसकी डेविएशन चेक करनी है इसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ। और अगर इसका सम करें तो आंसर 0, और अगर इसका स्क्वायर लें मिनिमम वैल्यू। कब आपको ये दो प्रॉपर्टी समझ आ गई। और जब बात करेगा x ऑन y की, तो x माइनस एक्स कैप का सम इज इक्वल टू 0 and sum of square deviation of actual values from their estimated values is equal to r। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज क्लियर है। बस आपने क्वेश्चन करते हुए ध्यान करना है कि मैंने प्रॉपर्टीज y ऑन x के लिए बतानी है, x ऑन y के लिए बतानी है, या चैप्टर नंबर 8 से बतानी है। ओके अब अगर बात करें हम लोग कोरिलेशन की, कोरिलेशन से मुराद देखें एस्टिमेशन होती रहती है, रिग्रेशन होती रहती है, एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ड्यू टू चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एस्टिमेट करना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, लेकिन ये जो कोरिलेशन होती है ना, ये बेसिकली होता है रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, इसकी भाई कोई लाइन शाइन नहीं होती, रिग्रेशन लाइन, लेकिन कोरिलेशन लाइन नहीं होती। कोरिलेशन का सिर्फ कोफिशिएंट फाइंड किया जाता है, और इस कोरिलेशन कोफिशिएंट ने हमें बताना होता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ऑल राइट, एक तो ये बताता है दोस्ती का रिलेशनशिप है या दुश्मनी का रिलेशनशिप, मतलब आर की वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट ने बताना होता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव। पॉजिटिव मींस आर की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव मींस आर की वैल्यू नेगेटिव। मतलब हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता और हर कोई आपका दुश्मन भी नहीं हो सकता। फिर दोस्ती में भी लेवल्स होते हैं, दुश्मनी में भी लेवल्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बस है ही, मतलब दुश्मन के बोल चाल आजकल बंद है, नेगेटिव रिलेशनशिप, इख्तलाफात चल रही हैं। कुछ ऐसे होते हैं जानी दुश्मन है, दिखना ही पसंद नहीं करते, देख दिए तो मार देंगे एक दूसरे को। उनके यहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप है, लेकिन नेगेटिव रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा कुछ दोस्ती ऐसी होती है जैसे क्लास फेलोज, क्लास फेलो भाई बस जानता हूँ, क्लास में जानता हूँ, क्लास फेलो है, मेरी क्लास में पढ़ता है, एक रिलेशनशिप बन चुका है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है,
लेकिन बड़ा वीक सा रिलेशनशिप है, मैं अपने कोई राज नहीं बताऊंगा। अच्छा, उसी में एक और क्लास फेलो है जो मेरे बिल्कुल साथ साथ रहता है और उसे मेरी हर एक बात का पता होता है, उसके साथ भी रिलेशनशिप मौजूद है, पॉजिटिव है, दोस्त है, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। लेकिन जो रिलेशनशिप अपने सिबलिंग्स और पेरेंट्स के साथ होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हो नहीं सकता। ऑलराइट, तो उसको परफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। दोस्तों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, लेकिन फैमिली पेरेंट्स के साथ खास तौर पे जो रिलेशनशिप है वो आपके साथ परफेक्ट रिलेशनशिप में आता है। तो आर की वैल्यू ने इस बात को बताना होता है कि किसके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है। अब आप लोग बाहर जा रहे हो, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर किया, अजनबी लोग मिलते हैं, अब आपको कोई परवाह ही नहीं होती आपके साथ कौन है, नहीं है, कैसा है, वगैरह वगैरह, आप जा रहे हो। उनके साथ क्या दुश्मनी है, क्या दोस्ती है? नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ऑलराइट, ये आर की वैल्यू ने बताना होता है। अब देखिए, जब आप लोग कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए जाते हैं तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 के दरमियान है। इसकी जो आर की जो वैल्यू आनी है ना, जब भी किसी क्वेश्चन से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो 1 से ग्रेटर और -1 से स्मॉलर नहीं होगी, हमेशा -1 +1 के दरमियान में रहेगी। अब जहां पर ना 5 सिचुएशन बन जाती हैं, या तो -1 होगी, या +1 होगी, या 0 और 1 के दरमियान पॉजिटिव होगी, या 0 और -1 के दरमियान नेगेटिव होगी, या 0। और ये 5 सिचुएशन बन जाती हैं। अगर है 1 तो इसे कहा जाता है परफेक्ट रिलेशनशिप, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, कोरिलेशन का वर्ड यूज कर ले या रिलेशनशिप का वर्ड यूज करते हैं। अगर आर की वैल्यू +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर आर की वैल्यू नेगेटिव है, आर इज इक्वल टू -1, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन या रिलेशनशिप। ऑलराइट, अगर 0 और 1 के दरमियान है तो आपने कहना है पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 और -1 के दरमियान है तो नेगेटिव रिलेशन, और अगर 0 है नो रिलेशनशिप, और इसे कहा जाता है नॉनसेंस कोरिलेशन। ओके, यू टू, नॉनसेंस कोरिलेशन, और नॉनसेंस कोरिलेशन में आर की वैल्यू 0 और दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट, और बाकी हर सिचुएशन में एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। ऑल राइट, और जब आर की वैल्यू 0 हो तो दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट। तो आपसे ये पूछ सकता है, इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट देन द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज 0, या कोर, या मतलब जिस तरह से हो, नॉनसेंस कह दे, नो रिलेशनशिप कह दे, आर की वैल्यू पूछ ले तो आपने 0, एनी इशू। अच्छा, अब अगर इसके फार्मूले की बात करें ना, तो भाई इसका फार्मूला न्यूमरेटर सेम, क्या? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, डिनोमिनेटर में फर्क क्या। अब अगर आप लोग बात करें रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x की, तो डिनोमिनेटर में आ रहा था वेरिएंस ऑफ x। आप लोग बात करें रिग्रेशन लाइन x ऑन y की, तो डिनोमिनेटर में आ रहा था वेरिएंस ऑफ y। लेकिन जब आप बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो भाई रिलेशनशिप में दोनों वेरिएबल्स ने अपना अपना रोल प्ले करना है, तो उसके लिए आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, दोनों ने। गॉट इट? रिग्रेशन कोफिशिएंट में कोई एक कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस आएगा, लेकिन कोरिलेशन कोफिशिएंट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अच्छा, इसके फार्मूलाज भी हैं बिल्कुल उसी की तरह। देखिए, न्यूमरेटर तो तीनों के सेम है, डिनोमिनेटर्स में दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर्स यहां पे आ जाते हैं। तो पहले देखें, y ऑन x का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय x ऑन y का डिनोमिनेटर, अब वो वेरिएंस थे या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इस वजह से अंडर रूट लगा दिया हम लोगों ने। बात क्लियर हो गई? आई होप ये फार्मूला समझ आ गई।
डन। लेकिन जो आप लोगों ने मोस्टली फार्मूला यूज करना है आर की वैल्यू के लिए, वो हमारे पास होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ऑलराइट, अंडर रूट ऑफ बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स ऑन वाई। तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी आर की कोरिलेशन कोफिशिएंट, और ये बात आपने याद रखनी है। ये बात क्लियर? अच्छा, अब ऊपर वाले फार्मूला बेटा इतने ज्यादा नहीं यूज होते हैं। ये जो आपको इतने हैवी हैवी से फार्मूला नजर आ रहे हैं, ये सारा है टोपी ड्रामा, ये इतना नहीं यूज होता। आपने चलना होता है जरा शॉर्टकट फार्मूलाज की तरफ, और शॉर्टकट फार्मूलाज हैं आपके पास कुछ इस तरह। अब यहां पर अगर देखें ना, तो भाई ये फार्मूला याद करना बहुत इजी है, मतलब एज सच कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपने सिर्फ याद रखना है आर का फार्मूला, और आर का फार्मूला हमारे पास क्या था? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ। तो बेटा कोवेरियंस के भी आपने काफी सारे हैवी किस्म के फार्मूलाज देखे, लेकिन अब इसका एक शॉर्टकट फार्मूला, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल, अब ये डिनोमिनेटर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोवेरियंस का क्या फार्मूला बन जाएगा? कोरिलेशन कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ऑल राइट। अच्छा, फिर अब मुझे चाहिए रिग्रेशन कोफिशिएंट के फार्मूलाज, बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई, ऐसे ही है। अच्छा, इसके लिए भी आपने बड़े हैवी हैवी किस्म के फार्मूलाज देखे हैं, लेकिन अब ये मुश्किल नहीं है। कैसे? देखिए भाई, आर हमेशा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, स्टैंडर्ड डेविएशन एक ने मल्टीप्लाई होना है, दूसरे ने सेम इधर वैसे ही, लेकिन रूल वही, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोमिनेटर। वाई ऑन एक्स में इंडिपेंडेंट कौन है? तो एक्स इधर आ जाएगा, वाई इधर चला जाएगा। वाई एक्स ऑन वाई में इंडिपेंडेंट कौन है? वाई इधर आ जाएगा, एक्स इन। फार्मूला ओके। ये रिग्रेशन क्वेश्चन फाइंड कर, ये सबसे ज्यादा यूज होगी प्रॉपर्टी, और इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा होंगे। अगर उसने फार्मूलाज में से पूछे, तो इस किस्म के फार्मूलाज जो आप लोग इजीली सॉल्व कर सको, हो जाएंगे। भूल जाओगे। हाँ, मैं समझा अगर भूल जाओगे तो फिर एक एक बादाम भी खिला देते हैं आपको ताकि याद रहे। हम बताओ, भूल जाओगे? मैं बादाम खाने के लिए काम का असर किए जा रही है, आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? हाँ, अगर दांत तोड़ने हैं तो वो मुझे बता दें। अब लोग समझ रहे होंगे मैं कोई डेंटिस्ट हूँ। अच्छा, तो मैंने दांत जोड़ने का नहीं कहा, तोड़ने का कहा, और तोड़ने के लिए डेंटिस्ट होना जरूरी नहीं है। कुछ सोच रहे होंगे। अच्छा जी, अब बेटा ये हमारे पास एक किस्म की स्कैटर डायग्राम की सिचुएशन में होती हैं। आप डायग्राम की मदद से भी आर की वैल्यूज को बता सकते हैं कि किस तरह से हैं। ये आपके पास जिस तरह से आपने स्लोप के लिए कहा था ना कि स्ट्रेट लाइन अपवर्ड हो तो स्लोप पॉजिटिव, डाउनवर्ड हो तो स्लोप, अगर बेटा ये डायग्राम आपको अपवर्ड नजर आए तो जो रिलेशनशिप होगा वो पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड नजर आए तो जो रिलेशनशिप होगा वो नेगेटिव। ये बात समझ आ गई? अच्छा, ये पॉइंट्स जितने एक दूसरे से क्लोज होंगे ना, उतनी आर की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, और जितना एक दूसरे से दूरी पर मौजूद होंगे उतने वीक होंगे। बस जैसे ना क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज फैमिली मेंबर कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, लेकिन बाकियों के साथ जितनी ज्यादा दूरियां हो ना, उतने आप लोगों के ताल्लुकात कम होते हैं, रिलेशनशिप उतने स्ट्रांग नहीं रहते। तो अगर इनकी वैल्यूज के इनके ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये आपको ज्यादा बिखरी बिखरी नजर आए और ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो आर सिर्फ पॉजिटिव होगा, और 0 और 1 के दरमियान में। और अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रही है तो और नेगेटिव, लेकिन 0 और -1 के दरमियान मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप।
लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन की तरह आपको नजर आए, कैसा नजर आए, जैसे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन ना हो लेकिन ऐसा नजर आए जैसे क्लोज टू स्ट्रेट लाइन है, तो फिर आपके पास ये परफेक्ट रिलेशनशिप में आएंगे। तो आर की वैल्यू +1 एंड -1 हो जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर आप लोग एक और डायग्राम देखो जिसमें हमें डायरेक्शन की समझ ही नहीं आ रही, ये डायरेक्शन है क्या, ऐसी सिचुएशन में आर की वैल्यू 0 और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये नॉनसेंस कोरिलेशन। डायग्राम से समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा बेटा, अब के डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, ऐसा चीज को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या कहलाता है? वेरिएंस। तो बेटा आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ा, उसका स्क्वायर क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। मतलब ऐसा कोई और फार्मूला नहीं है, आर की वैल्यू का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब बात ये आती है कि भाई मुझे आर ने तो बताना है कि रिलेशनशिप कैसा है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ने क्या बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की आप जब वैल्यू फाइंड करते हो, जैसा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे पास आर की वैल्यू 0.7 है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.49, मींस दैट 49%। मैं कहूं मेरे पास आर की वैल्यू 0.8 है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64%, 0.64। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास आर की वैल्यू -0.8 है, तब भी आर की वैल्यू 64%। ओके, स्क्वायर होने। अब बेटा यही बात बतानी थी कि आर की रेंज -1 से +1, लेकिन आर स्क्वायर की रेंज 0 से 1। ऑलराइट, आर की रेंज 0 से 1 के दरमियान, आर स्क्वायर की रेंज 0, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की रेंज 0 से 1 के दरमियान। ऑलराइट, अच्छा जब ये आंसर आपके पास आ जाता है तो इसने आपको बताना क्या होता है? ये आपको बताता है वेरिएशंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है भाई, आपके पास होने के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, उन फैक्टर्स में रवियन सेशन का कितना रोल है। अब आपकी अपनी मेहनत भी है, माँ बाप की दुआएं भी हैं, और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन इस रिवीजन सेशन का कितने % कंट्रीब्यूशन है, ऐसा समझ ले जैसे ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑल राइट, अब बाकी चीजें भी साथ साथ हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई इसके ऊपर कितना हम लोग डिपेंड कर रहे हैं। तो वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और इसको कहा जाता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन देने के बाद डाटा देगा एक्स एंड वाई की वैल्यू, और आपसे सिंपली कह देगा कि भाई फाइंड द वेरिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चा परेशान हो जाता है कि यार ये मुझसे क्या पूछ लिया। हालांकि अगर डायरेक्टली पूछ लेता कि भाई कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो इजी था, अब बताना अभी भी वही है। या आपसे क्या देता है, फाइंड द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। बच्चा कहता है ये बात तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं थी, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। तो बेटा आर स्क्वायर को ही एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कहा जाता है। ऑलराइट, और वो हम क्या देंगे, सपोज अगर 0.8 है तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन 64%। ऑलराइट, अगर R 0.7 है तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन 49%। अब दूसरी अनएक्सप्लेन्ड, टोटल वेरिएशन 100%, टोटल वेरिएशन 100 मतलब 1। ओके, अब अगर R की वैल्यू है 0.8, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है 64%, तो रिमेनिंग 36% अनएक्सप्लेन्ड। ओके, मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। गॉट इट? कोई इशू यहां तक? चलिए, अब आता है हमारे पास स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास फार्मूला है, और ये आपके पास है 1 माइनस, फिर फ्रैक्शन ऑन करना। अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, स्टार्ट में फ्रैक्शन ऑन करके न्यूमरेटर में 1 माइनस लिख देते हैं, क्वेश्चन गलत हो गया।
1 माइनस फ्रैक्शन ऑन करो, न्यूमिरेटर में लिखो 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये है आपके पास स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ओके, अच्छा बेटा, अगर एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान रिलेशनशिप चेक करना है तो वो कहलाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। लेकिन अगर उन्हीं एक्चुअल वैल्यूज को रैंक्स कर दो, ये बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों ने टेस्ट लिया, टेस्ट में हर बच्चे के एक्चुअल मार्क्स आ गए, उन मार्क्स के दरमियान रिलेशनशिप देखे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट। लेकिन हमने क्या किया, उन मार्क्स को बेस बनाकर हमने बता दिया हायर मार्क्स फर्स्ट पोजीशन, उससे लोअर मार्क्स सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। अब ये जो पोजीशंस बना रहे हैं ना, ये रैंक्स हैं। और अगर उन रैंक्स के दरमियान रिलेशनशिप को देख लो तो रैंक और रिलेशन, मतलब दोनों चीजें एक हैं। एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान रिलेशनशिप देखना है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उन एक्चुअल वैल्यूज के रैंक्स के दरमियान रिलेशनशिप देखना है तो रैंक कोरिलेशन। ये दोनों में फर्क है बस। ओके, अच्छा अब देखें, इसको फाइंड करने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। जबकि ये डी क्या होता है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। जो जो रैंक्स हैं उन रैंक्स के दरमियान डिफरेंस का स्क्वायर और उसका सम, सिर्फ ये कैलकुलेशन है जो आपको करनी पड़ती है। बाकी कुछ चीजें आपको उधर ही बता दूंगा ये प्रैक्टिस करते हुए। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है थ्योरेटिकली, वैसे ही जरा टेस्टिंग के लिए। देखिए भाई, एक छोटी सी बात पूछ कर वो आपसे टेस्ट करवा सकता है आपको फार्मूला आता है या नहीं आता। वो आपसे क्या देता है, समीशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फाइंड और रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1। हाँ, क्योंकि जब समीशन डी स्क्वायर 0 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, न्यूमिरेटर 0 है तो सारा फैक्टर 0 है, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो रैंक कोरिलेशन, अगर समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो रैंक कोरिलेशन 1। ऑल राइट, अदरवाइज कभी कभी ऐसा होगा कि वो खुद आपको बता देगा कि फॉर 10 ऑब्जर्वेशन द समीशन डी स्क्वायर इज दिस, फाइंड रैंक कोरिलेशन। पूरा डाटा नहीं देगा, सिर्फ फार्मूले में जाके वैल्यूज को पुट करते हैं और आपको रैंक कोरिलेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके हो गया। यहाँ पर बेटा आपने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा था चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। देखो जान नहीं छोड़ी ना इसने आपकी, आपने हमेशा बस इधर जो इंपॉर्टेंट बात है ना याद रखने वाली, वो ये है कि भाई कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। और अक्सर ये पूछ लेता है, आपसे कह देता है कि r इज इक्वल टू दिस, फिर आपसे कहता है कि x को चेंज किया गया x प्लस 5, y को चेंज किया गया y माइनस 3। तो बताओ कि भाई r की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, जो पहले था वही बात। ओके ओके। लेकिन अगर हम लोग बात करें रिग्रेशन कोएफिशिएंट की तो बेटा ये इंडिपेंडेंट होते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल से चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे वो नहीं पूछेगा, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ है ना तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट में भी कोई फर्क नहीं। ऑलराइट, अच्छा थ्योरेटिकली हमने सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलेंगे जरा इसके क्वेश्चंस की तरफ कि क्या कुछ हमसे पूछा जा सकता है। अच्छा ऐसा करें, ये जरा मुझे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो जरा सॉल्व करके दें। क्वेश्चन नंबर 1, अब इस जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मौजूद होंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। अच्छा अब देखिए, कहते हैं द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन ऑफ सैंपल ऑफ, तो यहाँ से n की वैल्यू का पता चल जाता है हमें। फिर कहता है वैल्यूज वर डिटरमिन्ड एज दीज एंड दीज, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी था। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसी डाटा से वो आपसे पूछ सकता है द मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वो आपसे पूछ सकता है द वैल्यू ऑफ आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, और आप सब कुछ बता भी सकते हैं। अब अगर आप लोग इन इक्वेशंस का स्ट्रक्चर देखें ना, तो भाई इन इक्वेशन के स्ट्रक्चर से ही पता चल गया है कि ये जो फर्स्ट वाली है ना ये मेरे पास y ऑन x है, और ये जो सेकंड वाली हमारे पास है ये x ऑन y है। एम आई राइट? अच्छा, और वो अपने प्रॉपर फॉर्मेट में मौजूद है।
तो भाई यहां से आपको पता चल गया ये रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x है, और यहां से पता चल गया ये रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y है। अच्छा बेटा, अब जब आप लोगों ने कहा था r की वैल्यू के बारे में, अंडर रूट ऑफ b y ऑन x मल्टीप्लाइड बाय b x ऑन y, बेटा r की वैल्यू। लेकिन साथ में हमने ये कहा था कि भाई रिग्रेशन कोफिशिएंट इक्वल नहीं होंगे, लेकिन साइन एक जैसे होते हैं। अब आर भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब अगर यहां पर आप देखें तो भाई बी की दोनों वैल्यूज नेगेटिव, तो बेटा आपके पास आर भी नेगेटिव होगा। अब आपने ये कोशिश करनी है कि आप जब फार्मूलाज में पुट करने लगे तो आप नेगेटिव साइन के साथ ना करना। इवन कि आप नेगेटिव साइन के साथ पुट भी कर दो, आपको आर की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। आपने पॉजिटिव को नहीं टिक करना अगर आर पूछा जाए तो। ऑल राइट, तो याद रखिएगा जो साइन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का होता है वही साइन कोरिलेशन कोफिशिएंट का होता है। यहां पे नहीं पूछा गया था। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आपने तो बताना था वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो यहां से इसको उड़ा दें। ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फार्मूला हो गया है। तो सिंपली आप लोगों ने जाकर मल्टीप्लाई कर देना था किसको, 1.42 मल्टीप्लाइड बाय 0.12। अब साइन लगाने की जरूरत नहीं थी। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? तो जैसे ही आपने ये सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1704। क्या आप सब बच्चों के पास यही आंसर था? इसमें कोई इशू था? और अगर आपसे आर पूछा जाता तो आप आर की क्या वैल्यू बताते उसे? तो आप आपसे मैंने कहा कि आप जब कैलकुलेटर में पुट करने लगे तो आपने इसी तरह करना है, 1.42 मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट, साइन लगाने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू, आंसर क्या आया 0.412। लेकिन जब आंसर टिक करने लगे तो -0.412 कर। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब अगर यहीं से आपसे पूछा जाता द फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस, या फाइंड एक्स बार एंड वाई बार, तो वो फिर हम लोग कैसे जाके सॉल्व करते हैं? अब देखिएगा, बात सुनिएगा। एक्स बार वाई बार फाइंड करने के लिए बेटा इक्वेशंस को आपने उसके फॉर्मेट में लेकर आना है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में। तो ये इक्वेशन मेरे पास बनेगी 1.42x प्लस y इज इक्वल टू 14 पॉइंट। तो यहां से ये इक्वेशन मेरे पास बनेगी x प्लस 0.12y इज इक्वल टू 3 अब मेरी बात गौर से सुने बेटा, ये कैलकुलेशन प्लस माइनस कर लेंगे हम लोग, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब एक लम्हे के लिए सोचो कि ये चीज नहीं है। यहां से तो आपको पता चल गया था ना कि कौन सी y ऑन x कौन सी x ऑन y। और आपको बता दें कि द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर एज अंडर, और वो टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन ये है। क्या आपको कभी पता चलेगा कि y ऑन x कौन सी और x ऑन y कौन सी है? कभी भी नहीं। तो वो आपको खुद बताएगा कि भाई ये वाली y ऑन x है और ये वाली। तो अब आपको b y ऑन x एंड x ऑन y का पता चलेगा। अब आपने अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं तो देखिए भाई, अगर आपने उलट कर दिया तो आंसर चेंज हो जाने हैं। अब आपको पता है कि यार ये अगर y ऑन x है तो y को इधर रहने दें और इसको उधर मूव करवाएंगे, तो आपके पास b की वैल्यू बन जाएगी -1.42। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? इसी तरह x के बारे में, अब अगर मैंने उसको बताना है द मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, अब ऐसी सिचुएशन में कभी भी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वर्ड नहीं यूज करेगा। वो आपसे कहेगा मीन वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको घुमाना है उसने, आपने सिंपली जाकर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है जी। ये फर्स्ट इक्वेशन है 1.421 एंड 14.25। नेक्स्ट वाली नहीं है माइनस, तो दूसरी साइड पर पॉजिटिव हो गया भाई 1। इसीलिए तो पहले उसको रीअरेंज करना है कैलकुलेटर के फॉर्मेट के मुताबिक। अब अगर आपने नेगेटिव लगा दिया क्वेश्चन तो फिर भी गलत हो गया है।
तो फिर इतनी एफर्ट करने की क्या जरूरत है अगर गलती करना है तो। अब सही बात है, अगर मतलब क्वेश्चन गलत ही करना है तो फिर इतनी एफर्ट करने की कोई जरूरत है? आंखें बंद करो, टिक कर दो, कहीं तो लग जाएगा, मे भी वो ठीक भी हो जाए। 3.47, तो 2.12 एंड 11.23, ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्स बार पूछेगा तो 2.12, और वाई बार पूछेगा तो 11 पॉइंट। क्या कुछ नया सीखने को मिला? बात क्लियर भी हो गई? पूछ ले तो आप बता देंगे, और अब उसे पूछना भी चाहिए फिर आप लोगों से, जो चीज आती है वो तो पूछे ना। वो नहीं पूछेगा तो फिर कौन पूछेगा? चलें फिर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सब बच्चों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें ना, तो उसने आपसे कहा है कि रैंक कोरिलेशन। अच्छा, रैंक कोरिलेशन का डाटा एहतशाम भाई बड़े डिफरेंट वे में दिया जा सकता है। कभी एक्चुअल वैल्यूज उठा के दे देगा, कहेगा रैंक खुद फाइंड करो, कभी रैंक उठा कर दे देगा, कहता है आधा का मैंने कर दिया बाकी तुम कर लो। ओके। अच्छा, आपने अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार रैंक है या एक्चुअल वैल्यूज हैं? बेटा एक्चुअल वैल्यूज में जीरो आ सकता है, आपका एक टेस्ट हुआ आपके जीरो मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन रैंक में जीरो नहीं आएगा। दूसरी बात, कि अगर मेरी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 20, क्या मैं उसे कह सकता हूँ भाई आपकी 25th पोजीशन है? नहीं, मैक्सिमम जितनी वैल्यूज हैं रैंक उतने तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। एक्चुअल वैल्यू जा सकती है, 20 स्टूडेंट्स हैं लेकिन टेस्ट हुआ है 50 नंबर का, आपके 50 तक नंबर जा सकते हैं, 20 से ज्यादा जा सकते हैं। तो ये वो चीजें होती हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई यहाँ पर ना 1 से लेकर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज तक आपको तमाम वैल्यूज नजर आए, तो मुझे भी नजर आ गई। जैसा कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको नहीं शामिल करते हैं, ये जस्ट सीक्वेंस है, एक नंबर्स है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे मिल गए। और अब आपने रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है, तो रैंक कोरिलेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या था? 1 - 6 समीशन डी का स्क्वायर बाय n माइनस इंटू माइनस। ऑल राइट, नहीं यूज कर। ओके, मैंने कहा फार्मूला ये है, वो तो वैसे सुन रहा था, लेकिन क्वेश्चन करते हुए नहीं यूज करना। जब आपके पास कैलकुलेटर है तो इससे भी तो पैसे हलाल करवाने हैं। ओके, शिफ्ट 3, और आपने चले जाना है टू वेरिएबल के पास, और फ्रीक्वेंसी को कर लेना है ऑफ, अगर है ऑन। शिफ्ट मॉड डाउन एरो 4 2, ऑलराइट, और जाकर रैंक्स जिस सिचुएशन में लिखे हुए हैं जाके लिख दो। अच्छा, यहां पर ये सोचने की जरूरत नहीं है एक्स में लिखूं वाई में लिखूं, कौन से एक्स में लिखूं कौन से वाई में लिखूं, क्योंकि आर एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू आर वाई ऑन एक्स। ओके, तो यहां पर चले 10, लेकिन अरेंजमेंट ऐसी रखनी है, पता चले 1 2 3 4 5 नहीं करते ना। नेक्स्ट चलो 10 5 6 1 2 3 4 7 9 8। ओ, इधर 5 6 9 8 7 3, वो 4 है, 10 1, ये चाहिए। अच्छा, डाटा सेव हो गया, जाके भाई शिफ्ट 1 5 नंबर आर की वैल्यू, क्वेश्चन सॉल्व। 0.103 यही है, तो नन ऑफ दीज होगा। अच्छा, अब देखो नन ऑफ दीज होगा, फिर यहाँ पे डी स्क्वेयर। अच्छा, डी स्क्वेयर की वैल्यू, डाटा हम लोगों ने सही लिखा था ना? डी स्क्वेयर की वैल्यू देखो किस तरह से फाइंड करना है। हम लोगों ने ना डी स्टैंड फॉर डिफरेंस बिटवीन रैंक्स,
अच्छा, अभी यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है ए माइनस बी या बी माइनस ए, क्योंकि मैंने स्क्वायर ले लेना है। ओके, तो 10 5 5 इज इक्वल टू 25। ये जरा मैं वेरीफाई करने लगा हूँ फार्मूले से, और फार्मूले के यूज का भी आपको पता चल जाएगा इस तरह। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 9 1 6 36 एंड 4 16 1 3 9 1 7 14। क्या आपको ये बात समझ आ गई? मैं पहले डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर ले लेता था, और इनका कर लेना है एडिशन। समीशन डी स्क्वायर आपको ये मिल जाएगा, एंड द समीशन डी स्क्वायर इज 148। तो 1 माइनस 6 इंटू 148 बाय नंबर ऑफ वैल्यूज आर 10, 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1 जी, एंड आंसर इज 0. ये मैंने जस्ट वेरीफाई करके आंसर यहाँ मैच हो जाता फिर तो कोई इशू नहीं था ना। तो मतलब मैंने कहा कि आपको ये ना लगे कि मैच नहीं किया तो बस नन ऑफ दीस हमने कर दिया। अब फार्मूले से भी हमारे पास वही आंसर आ गया। ऑल राइट, तो अब फार्मूला यूज नहीं। बेटा अगर डाटा में एक्चुअल वैल्यूज बताओगे और आर फाइंड करोगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट, और अगर रैंक्स बताकर आर फाइंड करोगे तो स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन। कैसा? बात क्लियर होगी सब बच्चों को? चलें, गुड, शाबाश। ये जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 3 समझ आता है आप लोगों को? जल्दी जल्दी जल्दी, ज्यादा जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में देखें भाई, आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जज करना है, उसके बाद जाकर आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन की तरफ आना है। क्विकली जंप टू सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करना, आप लोगों ने हार मान जानी है, फिर आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला। डाटा को देखें, कहता है सर्वे ऑफ चिल्ड्रन रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आईक्यू ऑफ चाइल्ड। अब उसने खुद बता दिया कि यार मैंने चाइल्ड के आईक्यू को एक्स और एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू चाइल्ड, और उसको हम लोगों ने वाई कंसीडर किया इन ईयर्स। अच्छा अब देखो, अगर ये बात मुझे यहाँ पे ना भी बताता, सिर्फ क्या देता, आई क्यू एंड द एज ऑफ मदर गिविंग बर्थ टू चाइल्ड, और नीचे आ जाता मीन x 98 y 28 ईयर्स स्टैंडर्ड एडिशन 2 एंड y 4 ईयर्स। तो क्या आई क्यू इन ईयर्स हो सकता है? कॉमन सेंस की बात ही, पता चल गया था यहीं पे मुझे भाई, आई क्यू को उसने एक्स कंसीडर किया और एज इन ईयर्स वो वाई में जा रही है। क्या ऊपर बताने की जरूरत थी? तो उसका एहसान है कि उसने आपको बता दिया। ओके, थैंक यू बोलो उसे, शाबाश। अब नेक्स्ट कहता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। भाई मुझे जरा नहीं फर्क पड़ता कि ये आर एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है, सिर्फ कंफ्यूज कर रहा था कि आपने बेवकूफी करनी है, सिर्फ इसलिए लिखा हुआ। हाँ, मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि आर की वैल्यू क्या है। ऑल ऑल राइट, फिर देखा, कहते हैं एस्टिमेट द, यहां से पता चल गया कि ये जो आई क्यू है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और आई क्यू कौन सा वेरिएबल? एक्स। ये एक्स को एस्टिमेट करना है, एक्स को एस्टिमेट करना है तो रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई बनेगी। ऑल राइट, अच्छा, हुज मदर एज इज, अब देखो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो खुद बताएगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मदर एज ये क्या है? वाई। ऑल राइट, और फिर टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड। अच्छा अब क्या करना है हम लोगों ने, वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स क्या होती है, सॉरी, एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ वाई। अब मुझे सबसे पहले बी की वैल्यू फाइंड की जाती है। गिवन डाटा के मुताबिक अगर बी को देखूं, गिवन डाटा के मुताबिक अगर बी को देखा जाए, तो मैंने आपसे कहा था बी, मुझे कौन से वाला बी चाहिए? इज इक्वल टू आर है, यस है, मल्टीप्लाइड बाय, भाई जो पहले आ रहा है वो पहले, और जो बाद में आ रहा है वो बाद में।
ओके, हालांकि फार्मूला याद करने का मेथड बताया है कि ये देखो फार्मूला कभी नहीं भूलने वाला, लेकिन बेटा जब तक खुद एफर्ट नहीं करोगे तब तक ये चीजें कभी नहीं आएंगी। इन चीजों ने भी देखना होता है अगला डिजर्व करता है या नहीं करता, ये नहीं कि आपने इनको नहीं याद किया, बेसिकली ये चीजें आपको डिजर्व नहीं कर रही, ठीक है, चीजें आप कहती हैं कि हमारी ये है ही नहीं इस काबिल, या हम इनके पास जाएं, ये फार्मूलाज इसलिए आपको याद नहीं होते। आप जैसा बिहेवियर इनके साथ करोगे, क्यों हमने वैसा बिहेवियर आपके साथ करना है। आप इसको टरखाओगे, इसने आपको टरखा देना है। आप आजमा के देख लो, ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आप इसके साथ कैसे हो, क्यों हमने वैसा बिहेव कर जाना है आपके साथ। नेक्स्ट देखो, अब बेटा गिवन है, ये देखो मुझे यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों बता रहे हैं माइनस, कि भाई बी भी नेगेटिव है, बस इसीलिए बता रहे हैं। जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव में अगर सपोज लिख भी दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा बस। क्या चीज, 0.24 multiplied by standard deviation of x divided by standard deviation of y is equal to -0.12। बी की वैल्यू आ गई। अच्छा फिर देखो ए की वैल्यू चाहिए। अब ए की वैल्यू के लिए मैंने हालांकि रट्टा लगाने से मना कर दिया है कि भाई अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूं मुझे फौरन पता चल गया ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार। अब देखो एक्स बार गिवन 98 माइनस फार्मूले वाला, माइनस ये खुद है, तो माइनस माइनस प्लस 0.12 इंटू वाई बार, यहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखें ए की वैल्यू आपके पास इधर क्या आ रही है, 1 जी। अब लाइन बन गई है 101.36 माइनस 0.12। अगर रिग्रेशन लाइन पूछता तो ये इसका आंसर था, उसने नहीं पूछी। उसने कहा कि अगर y की वैल्यू, सॉरी ये 101.36, मतलब यहां पर अब y को रिप्लेस कर दो जो वैल्यू उसने बताई है 47 47। क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर, कोई इशू, सिर्फ समझ नहीं आई, वैसे कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट वाला देखें, कहता है रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा सिंपली कैलकुलेटर में डाटा पुट करना है, ए और बी की वैल्यूज आपको वहीं से मिल जाएंगी, आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो ये मैं नहीं प्रैक्टिस करवा रहा। फिर देखो फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस इन summation d square for mass and mass and stars so what found to be, ये लो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 - 6 into 50 divided by 8 into 8 का स्क्वायर -1 and the answer is डन। इतनी सी बात थी। अब ये कोई मुश्किल चीज है बेटा, जब तक नहीं फार्मूला आता होगा नहीं होना कुछ भी नहीं। माना कि रिग्रेशन कोरिलेशन कैलकुलेटर पे हो जाती है, सही बात है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेटर पे नहीं होती। अब ये बात आई कि आपको भी पता है तो उसका दिमाग खराब है, वो फिर आपसे पूछे ही क्यों जब उसे पता है कि आपने कैलकुलेटर से कर लेनी है। वो कैलकुलेटर से वो बातें पूछता है जो उससे भी नहीं पता होती कि कैलकुलेटर से होनी है। जैसे कि इंडेक्स नंबर हमने किए थे, किसी को नहीं पता कि इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेटर से ऐसे हो सकते हैं, आपने किए हैं, वो पूछेगा और आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देंगे कि ये लो भाई ये इसका आंसर। ओके नेक्स्ट, अब यहां पे देखें क्या फाइंड करना है। अच्छा अब इधर जब आप अब देखो एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज बता दो ना कैलकुलेटर पे और आर की वैल्यू फाइंड करो, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये नहीं बताना। अब पहला काम रैंक्स खुद बनाओ, लेकिन रैंक्स बनाने से पहले देख लो क्या वैल्यूज सेम सेम है।
भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है, हमने एक टेस्ट लिया, 2 या 3 स्टूडेंट के मार्क्स एक जैसे आ गए, ऐसा हो सकता है ना। पहले से ये पूछो कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं या सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर यहां पर देखें 80 इसी तरह 60, इसमें तो नहीं है, एक ही लाइन के अंदर देखनी है। अब नीचे देखें 75 75 70। अब देखिए भाई, अगर सपोज ऊपर 70, ऊपर और नीचे में सिमिट्री नहीं देखनी, हर लाइन में सिमिट्री देखनी। बात क्लियर हो गई। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या करना है। सबसे पहला काम है रैंक्स देना, और रैंक्स कैसे करना है, बेसुल्टा उसके लिए डाटा अरेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो वैल्यू जहां पर मौजूद है वहां तक पहुंचो और उसे कहो मुबारक हो आपकी पहली पोजीशन, फिर वापसी आ जाओ, फिर दूसरी वैल्यू के पास पहुंचो। ये नहीं है कि वैल्यू को अपने पास बुलाओ। बात समझ आई है। आपने रैंक्स करने के लिए भाई मैथमेटिक्स की क्लास में चले गए, रिजल्ट्स अनाउंस हो गए, अब आपने उनको मुबारकबाद दी, तो उसके लिए वैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों फॉलो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है एक पे असेंडिंग और दूसरे पे डिसेंडिंग, या तो दोनों पे असेंडिंग या दोनों पे डिसेंडिंग। बस आपने हमेशा याद रखना है ग्रेटर वैल्यू को फर्स्ट रैंक कर, रूल के मुताबिक चलो कि जिसके ज्यादा मार्क्स हैं उसकी पहली पोजीशन। तो आप देखो सबसे ग्रेटर वैल्यू आपको कौन सी नजर आई है? 85। क्या इसके साथ कोई और वैल्यू है 85? इसको मुबारकबाद दे दो कि भाई फर्स्ट पोजीशन है आपकी। क्लियर? दो मुबारकबाद। शर्मा रहे हो यार आप लोग। अच्छा अब देखो 85 से नीचे कौन है? 80 के साथ दो लोग हैं, ऐसा ही है। अब अगर आप लोग देखें ना जो क्लासेस वगैरह में हुआ करते थे, तो हम लोग में सब बी और सी दोनों को सेकंड पोजीशन, एम आई राइट? और 80 से नीचे देखो, अब ये पॉइंट जरा सुन लेना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये काम का पॉइंट है। और 80 से नीचे देखो कौन सी वैल्यू है, और 78 को हम कहेंगे थर्ड पोजीशन। इट मींस दैट इससे ऊपर दो बच्चे हैं, दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इससे हाई हैं। क्या इन रियलिटी दो है? 3 है, तो इसकी पोजीशन दो, तीसरी तो नहीं बनती। बस यही मसला है। ऑलराइट, कि अगर आप 78 को थर्ड पोजीशन देते हो ना, इट मींस दैट अभी तक आपने इससे ऊपर दो वैल्यूज को रैंक किया है। क्या मैंने दो को किया है? मैंने तो 3 को किया है, तो इसकी कौन सी बनती है? बस ये इश्यूज, इन इश्यूज को आपने एड्रेस करना है यहाँ पर। अब आपने क्या करना है कि भाई आपने इस 78 को उसकी औकात पे रखना है। भाई तुम्हारी चौथी पोजीशन है, मसला आ गया सेकंड और थर्ड का। मैं सेकंड इसको दूं थर्ड इसको दूं तो मेरा रिश्तेदार तो नहीं लगता, ये उलट कर दूं तो सी भी मेरा रिश्तेदार नहीं लगता, मेरे लिए तो सब बराबर है। दोनों को सेकंड भी नहीं देनी। तो अब आपने ये देखना है कि पोजीशंस इन दोनों को देनी कौन कौन सी हैं। अगर ये दो डिफरेंट वैल्यूज होते, सेकंड और थर्ड, ऐसे ही है ना, तो इन पोजीशंस की एवरेज फाइंड कर। तो सेकंड और थर्ड की एवरेज क्या बनेगी? आपने इसको भी 2.5 कर देना है और इसको भी। अब जब कोई नॉलेजेबल पर्सन होगा ना, और उसे कहा जाएगा कि भाई 2.5 पोजीशन है, वो फौरन समझ जाएगा सेकंड और थर्ड की शेयरिंग हुई है। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई है कि सेकंड और थर्ड पोजीशन की शेयरिंग हुई है। अब 3 पोजीशन आप दे चुके हो, अब 78 को कौन सी पोजीशन? फोर्थ, बाय रूल बनती भी इसकी यही थी। अब 78 से कम देखो कौन है, इसको फिफ्थ, इससे कम जी, इससे कम, और बात समझ आ गई। चले हम फिर स्टैटिस्टिक्स की क्लास में, उन्हें कहें भाई हमारी 8 पोजीशन तो कर चली गई है, आपको 9 से स्टार्ट कर, 1 से शुरू करना है। ओके, ये ना हो फिर वहां से उन्हें कहें कि नहीं पहली 8 पोजीशन तो मैं बांट चुका हूं, अब तो वो तो नहीं है मेरे पास। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, अब ने दोबारा 1 से शुरू करना। अब देखो हायर वैल्यू कौन सी है भाई, इसके पास ये 1। क्लियर? फिर 2, 3, यस। हाँ अब
75 3 टाइम्स है, तो इसको जो पोजीशन देनी थी 3 के बाद 4 5th 6th, तो 4 5th 6th की एवरेज है 5 5 5। अब 75 से कम इसको 6 नहीं दे देनी, 6 तो पहले ही दे चुके हो, इसको 7th पोजीशन देनी है, क्योंकि आपने 4 5 और 6 की एवरेज फाइंड की थी ना, तो 6 तक दे चुके हो पोजीशन, तो 73 को 7th पोजीशन। क्लियर? और 70 को, आपको ये बात समझ आ गई, तो रैंक्स बना लिया आप लोगों ने। अब ये रैंक्स कैलकुलेटर को नहीं पता, अब आंसर गलत हो। अगर आपकी वैल्यूज में सिमिट्री आ जाए, मींस दैट आप एवरेज रैंक्स दे रहे हो, तो कैलकुलेटर से नहीं सॉल्व करना, अब फार्मूले से ही सॉल्व करना है। अगर वैल्यूज होती डिस्टिंक्ट और आप रैंक्स देते, फिर कैलकुलेटर को बता दो। ऑलराइट, वजह क्योंकि हमें इसमें अब एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, उस एडजस्टमेंट्स की वजह से हमारा आंसर गलत हो जाए। अब एडजस्टमेंट्स हमने कैसे करनी है ये देखें। हम डी स्क्वायर फाइंड करेंगे, समीशन डी स्क्वायर, देखिए 3 और 1 का डिफरेंस, सॉरी 4 एंड 1 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर 0.25, ये 0.25, आप लोग भी चेक कर सकते हो। 4 9 4 4, और आपने इसका सम फाइंड कर लेना है। 46.5, ये बात क्लियर? अच्छा, ये समीशन डी स्क्वायर आपने फार्मूले में यूज नहीं करना, इसमें है एडजस्टमेंट। अच्छा, यहां तक वैसे मेथड सेम था, अभी तक कुछ चेंज नहीं किया मैंने, जहां तक मेथड सेम था। क्या 1 - 6, ये समीशन डी स्क्वायर अभी मैं लिख लेता हूं इधर, डिवाइडेड बाय, देखिए एन की कितनी वैल्यूज हैं 8, ये 16 नहीं बता देनी, 8 ग्रुप्स, तो ग्रुप्स ही बताने हैं, 8 इंटू -1, ये बात क्लियर? अब इसमें जो एडजस्टमेंट्स करनी है आप लोगों ने वो आती है एवरेज रैंक्स की बेस पर। आपने ये देखना है कि वैल्यूज कौन कौन सी हैं। यहां पर हमारे पास 80 कितनी मर्तबा रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। फिर आपने देखना है इसके अलावा कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं, कितनी मर्तबा, 3 टाइम्स। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर 2 मर्तबा कोई भी वैल्यूज रिपीट हो रही हो, तो थोड़ी सी आपकी एफर्ट है, आपने इतना याद रखना है कि अगर कोई वैल्यू 2 मर्तबा रिपीट हो रही हो तो उसका एडजस्टिंग फैक्टर होता है 0.5, और अगर 3 मर्तबा हो रही हो तो उनका एडजस्टिंग फैक्टर होता है 2। 4 वैसे होती नहीं है, ठीक है, अगर 4 हो जाए तो फिर फार्मूला याद रख लो, अदरवाइज मैक्सिमम 3 मरतबा वैल्यूज को रिपीट करता है। तो जब 2 टाइम्स रिपीट हो तो 0.5 समीशन डी स्क्वायर में ऐड कर देना, और अगर 3 टाइम्स हो तो उनके लिए एडजस्टिंग फैक्टर 2 ऐड कर। अच्छा, अब यहां पे सुनो कि सपोज अगर यहां पर कोई और वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज भी सेम सेम हो जाती हैं, तो बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि 4 वैल्यूज सेम सेम है, नहीं, वो 2 अलग, वो 2 अलग, तो 2 टाइम्स 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1। ओके, बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखिए, अब बात ये आती है, अब देखो समीशन डी स्क्वायर आपका क्या बन गया, 50 नहीं बनता, 49 बना लें, ये लें 49, 4, क्वेश्चन सॉल्व। और ये चीज यहां पे मेंशन थी, तो बेटा ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर फॉर रिपीटेड वैल्यूज आर स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस समीशन टी, टी स्टैंड फॉर टाई, ओके, कि जो वैल्यूज टाई हो गई, इक्वल आ गई,
बाकी डिनोमिनेटर सेम है। अब ये समीशन टी कैसे फाइंड करना है, उसका फार्मूला है t³ - t डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, टी से मुराद नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखिए, अगर ये मेरे पास नंबर ऑफ टाइम्स है दो वैल्यूज, तो 2 का क्यूब -2 डिवाइडेड बाय 12 फाइंड करो। और अगर 3 है, 3 टाइम्स है, तो 3 का क्यूब -3 डिवाइडेड बाय 12। ओके, और अगर 4 है, हाँ अब करो, 4 का क्यूब -4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू। ओके, आप चाहे जितनी मर्जी टाई हो आप लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर यह है कि फिर आपको जरा फार्मूला याद रखना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको ये याद हो जाए कि 2 वैल्यूज के लिए 0.5, 3 के लिए 2, इससे ज्यादा नहीं होता, तो आप लोग जाके बस वो एडजस्टिंग फैक्टर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से ना कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो फॉर्मूले में नीचे 12 भी आएगा? जी, डिनोमिनेटर 12 रहेगा। अच्छा बेटा, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, हाँ? अच्छा, इसी तरह से अब ये वाला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिया। अब आप लोग ये फाइंड करके दे सकते हैं, आप एक्स बार भी फाइंड कर सकते हैं, आप वाई बार भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह बेटा इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने उसे जस्ट रिग्रेशन इक्वेशन बतानी है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये इस वाले क्वेश्चन में देखें, कहते हैं ये वाली रिग्रेशन लाइन बना कर दें तो आपको डाटा दे दिया है। तो अब हमने सारे फार्मूलाज पढ़ लिए हैं, ये क्वेश्चन आपने जरा खुद से ट्राई करने हैं। अच्छा, कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो बेटा बेसिकली उसने आपसे आर की वैल्यू पूछ ली है। ओके, और कोरिलेशन कोफिशिएंट को ही प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहा जाता है। तो नाम से नहीं परेशान हो जाना कि ये नेम तो हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं था, तो इस वजह से ये बड़ा इजी सा है आपके पास, आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, अब देखो, अगर सपोज के तुक्का भी लगाना हो तो यहां से आइडिया हो जाता है कि यार रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो भाई ये वाले आंसर नहीं बनने वाले। ओके, इन दोनों में से आप देख लो, लेकिन आपको लगता है कि आपको तुक्का लगाना चाहिए इधर? हाँ, शाबाश। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, बस डाटा कैलकुलेटर को बताओ और स्क्वायर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। नेक्स्ट देखिए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहता है 49 है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? अच्छा, पता है बच्चा क्या करता है कि 49 का अंडर रूट लेता है, वो आंसर आ गया 0.7, जाके 0.7 को टिक कर देता है, आंसर गलत हो जाता है, बेसिकली प्लस माइनस। तो बहुत ही है, भाई इस बात का ख्याल रखना है, आर की वैल्यू पॉजिटिव 0.7 हो या नेगेटिव 0.57 हो, और स्क्वायर 49% है। क्लियर? तो इस बात का यहाँ, हाँ, अगर आपसे कहते कि रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो फिर पॉजिटिव वाले को जाके टिक करेंगे। रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव, फिर नेगेटिव वाले को टिक, क्योंकि अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो साइन होगा वही आर की वैल्यू का साइन होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, a student calculated coefficient of rank correlation this between 10 students of statistics and mathematics, and later found that he has taken 8 as incorrect square root differences instead of 10. Find the correct coefficient of rank correlation. तो बेटा correction के लिए आपसे मीन की correction पूछ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की correction पूछ सकता है, वेरिएंस की correction पूछ सकता है, इसी तरह रैंक कोरिलेशन की correction भी पूछ सकता है। तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो भाई, अगर रैंक गलत हो गया है तो मतलब फिर समेशन डी स्क्वायर भी तो गलत है, तो बस आपने पहले समेशन डी स्क्वायर फाइंड करना है और उस समेशन डी स्क्वायर को ठीक कर लेना है, फिर करेक्टेड समेशन डी स्क्वायर के साथ आकर रैंक कोरिलेशन फाइंड कर लो। मतलब अब आप लोग देखो कि आपके पास रैंक कोरिलेशन का क्या फार्मूला होता है, 1 - 6 समेशन डी का स्क्वायर अपॉन n इनटू, अच्छा अब देखो आर की वैल्यू उसने बता दी 0.1 - 6, ये मैंने फाइंड करना है कितनी वैल्यूज के लिए,
10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से आपको मिल जाना है समीशन डी स्क्वायर, एंड आंसर इज 49 अब जाकर इसको ठीक कर लो। अब उसने क्या कहा, कहते हैं लेटर ऑन फाउंड दैट ही हैज टेकन 8 एज इनकरेक्ट स्क्वायर, तो 8 इसमें से माइनस कर, इनकरेक्ट स्क्वायर है, वो खुद स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इंस्टेड ऑफ +10, तो ये आपके पास बन जाएगा 51.5। तो यहां पर जाके आप फार्मूले में 1 - 6 इंटू 51.5, क्या नंबर ऑफ वैल्यूज में कोई फर्क पड़ा? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिक्स एट समथिंग था तो वो 6 9 बन गया राउंड ऑफ होकर। बात क्लियर? अच्छा देखिए, आई क्या भाई बहुत कमाल के ट्विस्ट खेलते हैं, लेकिन हमसे बड़े नहीं, और ये बात हकीकत है कि अगर आपने ये थोड़े से क्वेश्चन कर लिए ना, आई क्या के सारे क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। आपको ना घुमाने के लिए ऐसा कमाल का डाटा उठा कर देगा ना कि देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे, और देखते ही आप कहेंगे मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे ना हो पाएगा। हालांकि अगर आप लोग थोड़ी सा इस पे फोकस करते हो, देखो उसने क्या पूछा है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समीशन x डिवाइडेड बाय n 100 12.3, एंड समीशन y 0.79 12.3.79 कहाँ है? तो ये ना, ये इसको ना, ये 3993 ये उलट हो गया थोड़ा सा, ये ऑप्शन है। ओके, मतलब ये लिखना था 39, तो ये गलती से ना 93 हो गया। ये बस इतना सा क्वेश्चन था, और बचा क्या था, इतनी सारी वैल्यूज थी हमें तो नहीं दे दी, कुछ ना कुछ तो होगा ही नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। ओके, तो देखो क्या कमाल का क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई क्या आपका फेवरेट क्वेश्चन, और आप लोगों को हर टीचर की हर असाइनमेंट में ये क्वेश्चन नजर आएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया हो कि सॉल्व कैसे करना है। ओके, उन्होंने क्वेश्चन दिया और नीचे उन्होंने ऑप्शन बता दिया, भाई ये वाला इसका ठीक आंसर है, बच्चा कहता है फिर यही ठीक होगा, और मैंने जाके ये ऑप्शन ढूंढना है, ये कहाँ लिखा हुआ है उसको टिक कर देना है। ओके, अच्छा बेटा, अब यहाँ पर वो आपको ना डिफरेंट टाउन्स वगैरह के बारे में, एक तो उनकी पुलिस स्ट्रेंथ की बात कर देता है, और दूसरा नंबर ऑफ क्राइम्स की बात कर देता है कि पुलिस स्ट्रेंथ की वजह से नंबर ऑफ क्राइम्स कितने हो रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि जितनी पुलिस स्ट्रेंथ ज्यादा हो उतने नंबर ऑफ क्राइम ज्यादा हो। मैं पाकिस्तान की मैंने बात की है, क्योंकि क्राइम करने वाले वो खुद होते हैं, और सपोर्ट मिल जाती है ना चोरों को अपनी बरादरी के लोगों की, तो इस वजह से वो फिर ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए, तो जहाँ पे पुलिस स्ट्रेंथ ज्यादा हो वहां पे नंबर ऑफ क्राइम्स कम होने चाहिए। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अब बेटा, आपको जैसे ही ये वाला डाटा प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो आपसे पूछा जाता है, देखिए रिग्रेशन लाइन पूछ लो तो कोई मसला ही नहीं है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ लो भाई कोई मसला नहीं है। वैसे सेंस से जरा पता चल रहा है कि पुलिस स्ट्रेंथ को अगर इंक्रीज किया जाए तो नंबर ऑफ क्राइम्स डिक्रीज, तो इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है, तो आर की वैल्यू नेगेटिव में आनी है इसकी। ओके, वो है इजी क्वेश्चन। आपसे पूछा जाता है कि बताएं कौन से टाउन की पुलिस ज्यादा एफिशिएंट है। ऑलराइट, और वो दो टाउन आपको खुद बता देगा कि कौन से टाउन की पुलिस आपके लिए ज्यादा एफिशिएंट है। बताएं, बी और सी में से, पी और एल में से, इस तरह की चीजें। जैसे अब यहाँ पे आपसे कहता है कि जे टाउन पुलिस का कंपैरिजन करना है पी से, यहाँ पर भी पी एंड जे, यहाँ पर भी जे एंड पी, मतलब मैंने इन दोनों को देखना है, जे एंड। अब देखा जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कभी भी एक्चुअल नंबर ऑफ क्राइम्स की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। तो आपने ये नहीं देखना कि जे के 70 क्राइम 90 क्राइम्स हुए हैं, पी के 188 क्राइम्स हुए हैं, तो आप कहते हैं कि भाई जे इज मोर एफिशिएंट। ऐसा नहीं है, तो आपने इसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। आपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करनी है रिग्रेशन लाइन।
उसके लिए आप डाटा अपने पास सेव करें, शिफ्ट 3 2 वेरिएबल, और ये सारा डाटा अपने पास लिख लेंगे। यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना 150। अच्छा भाई, डाटा बड़े सुकून से आप लोगों ने पुट करना है कि डाटा पुट करने में कोई मिस्टेक ना हो। अदरवाइज मिस्टेक हो जाती है, फिर बाद में समझ ही नहीं आती, और बाद में पता चलता है डाटा ही गलत पुट किया था। अब पता चले मुझसे ही गलती हो जाए। नाइनटी 210 188 60 AC। अच्छा, अब बनानी है आपने रिग्रेशन लाइन। सपोज अगर रिग्रेशन लाइन ये शिफ्ट 15 ए की वैल्यू का पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझसे रिग्रेशन लाइन नहीं पूछेगी, मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। या जब आपसे एस्टिमेशन करवाई जाए और आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दे दे, तो आपने ए प्लस, फिर दोबारा शिफ्ट 15 बी इनटू, और जो वैल्यू गिवन हो वो पुट करके वैल्यू फाइंड करके दे। ऑल राइट, ये बात समझ आई कि आपको ए और बी अलग अलग से फाइंड करके लिखने की जरूरत नहीं है। जब रिग्रेशन लाइन मांगी नहीं है, क्यों लिखूं? तो ए प्लस बी इनटू जो भी आपके पास वैल्यू आ जाए, आपने वो इधर पुट कर देनी है। अब देखिए, मैंने जे को देखना है, तो जे के लिए देखो वाई की क्या वैल्यू आ रही है, सॉरी एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ क्राइम्स से मैंने एस्टिमेट करना है ना। तो बेटा 90 नहीं पुट कर देना, वाई एस्टिमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स। तो एक्स देखो कितना है जे के लिए, तो 170। देखो अगर 170 हो तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स कितने हैं, तो इसके साथ लिख दो 128। ये बात समझ आ गई। सेम केस विद पी, और पी के लिए अब देखो सिर्फ इसको चेंज करें, 191 मतलब 192 हो जाएंगे। ये करना है ना, क्या यही आंसर आ रहा है? दोबारा करें, क्या सारे को दोबारा लिखने पे। शिफ्ट 151 प्लस शिफ्ट 152 इंटू 110 इज इक्वल टू, अब आप लोगों ने ये एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स फाइंड कर लिया भाई, ऊपर वाले एक्चुअल हैं, ये हो चुके हैं, ये थी एस्टिमेशन। अब देखें, आप ये कह रही हैं जे के बारे में कि अगर जे के पास 170 की पुलिस स्ट्रेंथ हो, तो उसमें जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स होने हैं ना, वो 128 होने हैं। ऑलराइट, जबकि हुए कितने, 90। तो एफिशिएंट है। मतलब अगर मैं आपको दूं 100 रुपए के, ये लो भाई ये 100 रुपए हैं, और 100 रुपए में ना ये चीजें लेकर आ जाओ, ये प्रोडक्ट्स लेकर आ जाओ। अब मैंने आपको एक एस्टिमेट दे दिया कि विद इन 100 रुपीज, और आप वो चीज लेकर आ गए, मतलब आप गए, आपने थोड़ी मार्केट सर्च की, आपने थोड़ी बार्गेनिंग की, तो सेम प्रोडक्ट आपको मिल गई 80 रुपीज की। लाजमी बात है मैं आपको शाबाशी दूंगा, यार कमाल, जबरदस्त, गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने। मेरी एस्टिमेशन ज्यादा थी, आप उससे कम वैल्यू के ऊपर ये चीजें लेकर आ गए। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है इधर, कि हमने कहा कि अगर जे के पास 170 की पुलिस स्ट्रेंथ हो, तो उनके जो नंबर ऑफ क्राइम्स होने हैं ना 128 तक होने हैं, जबकि उन्होंने ज्यादा एफिशिएंसी से काम किया, क्राइम्स को कंट्रोल किया, और 90 नंबर ऑफ क्राइम्स में, तो एफिशिएंट है ये। बात क्लियर? लेकिन पी को देखा, पी से हमारी जो एस्टिमेशन थी ना, वो थी 192 की। पी से जो हमारी एस्टिमेशन थी, वो थी 192 की, जबकि हुए कितने, 188। एफिशिएंट ये भी है, काम इन्होंने भी अच्छा किया है कि हमारी एस्टिमेशन ज्यादा थी, जबकि उन्होंने क्राइम्स को कंट्रोल किया, और 188।
अच्छा, आपने डिसीजन मेकिंग ये नहीं देख लेनी इनके दरमियान थोड़ा डिफरेंस है, उनके दरमियान ज्यादा डिफरेंस है तो पी जे इज बेस्ट। नहीं, आपने जाना है रेशो के ऊपर। यहां पर आपने फाइंड करनी है इनकी रेशो। देखिए भाई, जब इतनी मेहनत कर ली है तो फिर एंड पे आके तुक्का जरूर लगाना है, और आपका तुक्का कभी गलत भी हो जाएगा। तो आप यहां पे देखें, रेशो आपने फाइंड करनी है, लेकिन वो रेशो कैसे फाइंड करनी है? तो बेटा यहां पर एस्टिमेटेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल, ये रेशो फाइंड करनी है, एस्टिमेटेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल। तो अगर आप जे की बात करें तो जे के एस्टिमेटेड, नहीं नहीं, गलत गलत, एक्चुअल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड, सॉरी, एक्चुअल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड। ये आ जाएगा, एक्चुअल कितने थे 90 डिवाइडेड बाय 128, 0.7, ठीक है 0.7 आ गया। पी के लिए अगर आप लोग देखें, एक्चुअल 188 एंड डिवाइडेड बाय, एंड द रेशियो इज 977। ओके ओके, वो 8 ही लिखने लगा था सर। अच्छा, बहरहाल वैसे लग रहा है जैसे अपने घर में बैठी हैं। अच्छा, अब जैसे ही आप लोग रेशियोज फाइंड कर लें तो हमेशा याद रखना कि बेटा जिसकी रेशियो कम हो वो बेस्ट है, जिसकी रेशियो कम हो वो बेस्ट है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहीं पे। मैंने 100 रुपए दिए मिस्टर ए को, मैंने कहा ये एस्टिमेटेड है, ये प्रोडक्ट्स चाहिए, वो गया मार्केट से सर्च किए, उसे वो प्रोडक्ट्स मिल गई 80 रुपए की, एफिशिएंट है, बहुत अच्छा काम किया है। मैंने 100 रुपए दिए मिस्टर बी को, और वो गया और वो लेके आ गया 90 रुपीज की, एफिशिएंट वो भी है, लेकिन दोनों में से अच्छा कौन है? जो जिसने जो कम रेशो पर आ रहा है, ऐसे ही है ना, जिसकी रेशो कम। अच्छा, इसका लिंक इस तरह से कर लो, सीवी एंड कंसिस्टेंसी। आपने कहा था सीवी की वैल्यू कम होगी तो ज्यादा कंसिस्टेंट और स्टेबल होता है, रेशो कम होगी तो ज्यादा एफिशिएंट। बात क्लियर हो गई? ओके, इस तरह से। अब देखो किसकी रेशो कम है, जे की, तो क्या लिखेंगे? द पुलिस ऑफ जे टाउन आर मोर एफिशिएंट देन पुलिस ऑफ, ये आंसर। बस रेशो फाइंड करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है, एक्चुअल बाय एस्टिमेट। ए पहले आता है तो ए पहले, बी ई बाद में आता है वो बाद में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लो ना। ओके, और दूसरी बात यह है कि आप ये देखो कि भाई आपका कंट्रोल एक्चुअल पर है या एस्टिमेटेड पर है? आपका कंट्रोल एक्चुअल पर है या एस्टिमेटेड पर है? देखो भाई, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को नहीं बदल सकता, लेकिन मेरी अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है मैं उसको बदल सकता। मेरा कंट्रोल एक्चुअल पर है, एक्चुअल ने न्यूमरेटर पर आना है, और जो चीज चेंज ना हो रही हो वो डिनोमिनेटर में जाती है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं आप सोचते रहें, मैं क्या हूं मैं उस पर कंट्रोल कर सकता हूं, मैं उसको चेंज कर सकता हूं। ओके, तो एक्चुअल पे कंट्रोल किया जा सकता है, तो एक्चुअल पहले डिवाइडेड बाय एस्टिमेट, और जिसकी रेशो कम हो। आई होप के रिग्रेशन कोरिलेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये एक लेंथी और थोड़ा सा डिफिकल्ट सा चैप्टर था, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो आई होप के काफी सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप लोगों को न्यू सीखने को मिले होंगे इस लेक्चर की बदौलत। कैसा है? तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हमारा फोकस प्रोबेबिलिटी पे होगा, और प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मुकम्मल प्रोबेबिलिटी को रिवाइज कर लेना। ओके, और कल का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा, और जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है ना वो आपने मेरे यूट्यूब चैनल से
ओके, उनकी एक एक वीडियोस हैं, वो जस्ट आप लोगों ने जाके मेरे यूट्यूब चैनल से PRC2 क्वांटिटेटिव मेथड स्टैटिस्टिक्स उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबसे लास्ट की जो वीडियोस आपको नजर आएंगे ना, उसमें आपको एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड पॉइस स्क्वायर वो एक मरतबा आपने जरूर सुना। तो बस एक एक वीडियो इवन के 2x पे लगा के सुने, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। वो ऐसी चीजें हैं, उसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही सुनेंगे ना, आपके वो सारी रिवीजन कंप्लीट हो जाए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।